किसी महिला की अर्ली लाइफ की तरफ भी जाइए तो जब वो किशोर अवस्था में एंटर करती है तो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, पर फिज़िकल चेंजेस के साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। हार्मोन्स बढ़ते हैं जब, ठीक है। सेम चीज़ मेल्स में भी होती है। हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो ड्राइनेस वगैरह भी सब हो जाती है। देखिए कईयों को विमेन में हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होने लगता है क्योंकि हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है, इंटरकोर्स कैन बी पेनफुल एंड रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह, ये कई तरह के सिम्टम्स उनको तकलीफ़ें हो सकती हैं। हेलो डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि आप हमेशा हमारे को नई नई नॉलेज देती रहती हैं, नई नई बातें बताती रहती हैं, आज हम आपसे पूछेंगे मेनोपॉज के ऊपर कि मेनोपॉज की समस्या क्या होती है और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। इस मेनोपॉज से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं मेनोपॉज पे। मैं डॉक्टर एस.एन. बासु, सीनियर डायरेक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली से हूँ। जब महिला अपने मेनोपॉज के तरफ बढ़ रही होती है उस एज में, तो उसके बिहेवियर में या उसके मूड स्विंग्स में, उसके हार्मोन में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो कई बार थोड़ा अलग हटकर भी बिहेव करती है या यूँ कहें कि चिड़चिड़ापन हो जाता है। क्या इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं या ये प्रॉब्लम्स हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा जो इमोशंस वगैरह का जो ब्रेन का हिस्सा है और जो ग्लैंड्स वगैरह बनाते हैं, ये दोनों में इंटरलिंक है, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। अगर आप किसी महिला की अर्ली लाइफ की तरफ भी जाइए तो जब वो किशोर अवस्था में एंटर करती है तो फिज़िकल चेंजेस होते हैं, पर फिज़िकल चेंजेस के साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। हार्मोन्स बढ़ते हैं जब, ठीक है। सेम चीज़ मेल्स में भी होती है कि उनमें बॉडीली चेंजेस के साथ इमोशनल और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। इसी प्रकार जब हार्मोन्स कम होने लगते हैं तो नेगेटिव और कई तरह के चेंजेस उनके मेंटल और उस बिहेवियर में आते हैं, जिसमें से होता है इरिटेबिलिटी, थकान, लेथार्जी, नींद में गड़बड़ी, नींद ठीक से नहीं आना। उस समय बच्चे भी बड़े होकर के बाहर चले जाते हैं तो दैट एड्स टू द डिप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। फिर सडनली जो लाइफ घर भरा पूरा घर था वो खाली सा लगने लगता है, तो वो सिम्टम्स जो अपने आप में थे वो और भी ज़्यादा उजागर होकर करके अपने आप को महसूस होते हैं। इसके अलावा आपसी संबंधों में, बिकॉज मेन आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम चेंजेस, है ना, मे भी थोड़ा सा स्लोअर है और इसलिए उनमें भी जो तालमेल होते उसमें भी वो इरिटेबिलिटी हो जाना कि कोई समझता क्यों नहीं है मेरे को, है ना, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं और इसलिए उनको थोड़ी काउंसलिंग और मदद की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डॉक्टर दे सकते हैं या काउंसलर्स दे सकते हैं। घर वालों की भी काउंसलिंग हो जाए कि भैया ये ऐसा नहीं कि उनको कुछ वो हो गया जानबूझ करके, और अगर जिस चीज़ को हम लोग रिप्लेसमेंट थेरेपी से या किसी प्रकार का, और हो सकता है उनको थायराइड ही हो रहा हो सकता है कि उनको कुछ और ही ट्यूमर वगैरह हो रहा है, हो सकता है कुछ और बीमारी हो रही हो, और हम लोग ब्लड प्रेशर हो गया हो, डायबिटीज़ हो गया, उनमें भी सेम सिम्टम्स होते हैं, इरिटेबिलिटी, थकान वगैरह। तो हम लोगों को इस उम्र में एक प्रॉपर फुल हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। सारी जनरल चेकअप की कि आपकी लिवर, किडनीज, हार्ट, ये सारी चीज़ें सही ढंग से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसके अलावा कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता जा रहा है और यंगर एज में भी होता जा रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग जिसमें सेल्फ एग्जामिनेशन हुआ, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट हुआ, मैमोग्राफी हुई। इसके अलावा एमआरआई भी, जो हाई रिस्क केसेस हैं उनमें एमआरआई भी हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है, टोटली प्रिवेंटेबल है, पर यह होता है एक स्पेशल वायरस के इन्फेक्शन से, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ना ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत वैराइटीज़ के होते हैं, हर एक में कैंसर होगा ऐसा नहीं है। कईयों से सिर्फ वॉट्स हो जाते हैं, कईयों से कैंसर भी हो सकता है। तो हम लोगों को स्क्रीनिंग करनी चाहिए। एनीबडी हु बिकम सेक्सुअली एक्टिव
उसके उनको 3 साल बाद से अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करानी चाहिए, HPV टेस्ट कराना चाहिए, पैप्समेयर कराना चाहिए। और आजकल तो वैक्सीन भी है, और अगर वैक्सीन अवेलेबल है तो वो लेनी चाहिए, जिससे कि हम लोग कैंसर से प्रिवेंशन है। ये 100% वैक्सीन प्रिवेंशन नहीं देती है, लेकिन अगर 75% भी प्रिवेंशन दे रही है तो काफ़ी बड़ा नंबर है। प्लस इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैप्समेयर और वो स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे। वो सारी कुछ अगर आपकी नॉर्मल भी है तो आपको डॉक्टर आपको बता देंगे कि कितने कितने दिनों पर आपकी स्क्रीनिंग का प्रोसीजर चलेगा। अगर कई बार HPV वायरस इन्फेक्शन होता है पर बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको क्लियर भी कर देता है, तो उसको क्लोज़र फॉलोअप में रखते हैं, फिर देखते हैं 2-3 बार फिर वो क्लियर होने लगा तो हम लोग उनको रेगुलर फॉलोअप में डाल देते हैं। तो 70 ईयर्स की एज तक रेगुलर पैप्समेयर और स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कराने चाहिए, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर, इन सब की भी लिए भी अल्ट्रासाउंड ऑन अ रेगुलर बेसिस कराना चाहिए महिलाओं को। और इसके अलावा जो अदर बीमारियां होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड और भी प्रकार की अन्य कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हो, ओस्टियोपोरोसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोन्स का कमज़ोर होना, इसीलिए विमेन में फ़िज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनमें विटामिन D वगैरह की कमी हो तो उसको पूरा किया जाए। फिज़िकली एक्टिव जितना आप रहेंगी आपका शरीर उतना ही फंक्शनल, जो हमारी शरीर एक मशीन है, सेल्फ कंप्यूटराइज्ड, और इसको जिस तरह से जितना एक्टिव रखिएगा, गाड़ी भी नहीं यूज़ करें तो बैठ जाती है। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं मेनोपॉज की, तो कहीं ना कहीं ये बात भी आती है दिमाग में कि मेनोपॉज होने का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी और ये सब भी अब ख़त्म हो जाती है, या एक एज के बाद मेनोपॉज होता ही है। क्या ऐसे में कभी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है, या हम यूँ कहें कि सेक्सुअल लाइफ, उस पर असर होता है, उस पर फ़र्क पड़ता है? हाँ, फ़र्क पड़ सकता है। हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो ड्राइनेस वगैरह भी सब हो जाती है। देखिए कईयों को विमेन में हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होने लगता है क्योंकि हार्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं, ड्राइनेस होती है, इंटरकोर्स कैन बी पेनफुल एंड रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह, ये कई तरह के सिम्टम्स उनको तकलीफ़ें हो सकती हैं। लेकिन इन सब के लिए हमारे पास उपाय हैं। सो इफ़ दे गो टू अ डॉक्टर, उनको एग्जामिन करने के बाद किसमें क्या ज़रूरत है वो दे सकते हैं, इलाज किया जा सकता है और उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। देयर आर मैनी वीमेन हु रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपके पास कभी ऐसे कपल्स आए? हाँ, आते हैं, इतनी भी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। बट ऐसे लोग समझते नहीं हैं। मतलब लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। लाइटली नहीं लिखते हैं, झिझकते हैं वो इसके आ करके बोलने में। वो सोचते हैं कि बस अब तो बूढ़े हो गए तो हो गया, बच्चे अगर बड़े बच्चे घर में हैं सो बट दैट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग। पर वो उस समय की बात है जबकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही कम थी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, दे आर गोइंग टू बी स्पेंडिंग अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। सो आई थिंक उनको इसके लिए जागरूकता देनी, अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है कि देयर इज़ हेल्प फॉर इट एंड दे शुड सी अ डॉक्टर एंड अ स्पेशलिस्ट। डॉक्टर, कल हमें एक मेल आया जिसमें हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये पूछा कि मेनोपॉज में कुछ महिलाओं को एंजाइटी होती है, कुछ महिलाओं को पेन रहता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, ऐसे में उनका बिहेवियर या उनका मूड भी चेंज होता है। ऐसे में उनको फैमिली सपोर्ट कितना होना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, और मैंने अभी इसका ठीक पार्ट ऑफ द जवाब मैंने इसके पहले आपको दिया कि सबसे पहले होती है अवेयरनेस। जिस चीज़ के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, तो हम उसका निदान क्या ढूंढ सकते हैं। तो अवेयरनेस विद इन द फैमिली, द चिल्ड्रन शुड बी अवेयर, द हस्बैंड शुड बी अवेयर, द पेशेंट शुड बी अवेयर। सबको जब अवेयरनेस होगी, तो जब अवेयरनेस हो जाती है ना, तो आदमी बहुत कुछ समझ लेता है और संभाल भी लेता है। जब जानकारी नहीं होती है किसी चीज़ की तो वो अजूबा से ही लगती है, लगता है कि ये कोई बोलता है बहानेबाजी हो रही है, कोई बोलते हैं कि हम तो परेशान हो गए, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, कोई फिजिशियन के ही पास चला जा रहा है। पर ये अवेयरनेस जो है ना, सिर्फ पब्लिक में नहीं, दूसरी फील्ड के स्पेशलिटीज़ में भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे ऑर्थोपीडिक्स वालों के पास भी जाते हैं तो वो लोग भी बोल देते हैं कि आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, जिससे कि मेनोपॉज से रिलेटेड वाला हिस्सा जो है वो उसमें आपकी मदद कर सकें। इसीलिए मैंने कहा कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है। वी शुड ट्रीट
एनी पेशेंट एज अ होल, नॉट कि एक एक अंग बांट कर करके जो इलाज। मैम ऐसे किसी महिला को एंजाइटी की फीलिंग हो भी रही है और वो अकेलापन लग भी रहा है, डिप्रेशन हो भी रहा है, तो वो खुद सेल्फ में कुछ कर सकती है अपने लिए? मैंने कहा एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट, एंड लोगों से मिले, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ों से लोगों से जा कर के मिले, बातचीत करें, जॉइन सम क्लब्स एट्सेट्रा, मतलब जिससे कि आप ऑक्यूपाइड रहें, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए। अब तक तो आप शायद परिवार में और अपने जॉब वगैरह में ही इतना मशगूल रह गई थी कि इन सब के लिए मौका ही नहीं मिला। सो यू हैव टू रीच आउट टू पीपल, यू मस्ट लर्न टू थिंक एंड ऑल्सो थिंक कि हम अब क्या करें जिससे मेरे को प्लेजर मिले। हर चीज़ हमेशा दूसरों के लिए ही जीना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ अपने आप की भी तो देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों को, इन लोगों को बताना होगा। इसलिए मैंने कहा अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट थिंग। जब पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी जनरल, तो ये मैनेजेबल भी हो जाएगा। और इनका जो सवाल है कि मैं क्या कर सकती हूँ, एक सबसे पहले तो अपना एक थैरो चेकअप करवा लें, डॉक्टर से मिल लें और उनको फ्रैंकली अपने सारे प्रॉब्लम्स बताएं। तो वो डॉक्टर आपको ये भी सलाह दे सकती है कि आपको किसी और स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है कि नहीं है, और आप खुद क्या कर सकती हैं और वो डॉक्टर आपके लिए क्या कर सकती हैं, सो दैट वी कम टू अ वेरी पॉजिटिव कंक्लूजन। मैंने एक चीज़ और बताई कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स बनते हैं, जो कि वैसे ही डिप्रेशन को फाइट करने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा है कि इस उम्र में क्या होता है, बच्चे बड़े आते हैं, अपनी ज़िंदगी, आप सोचते हैं मैंने तो सारी ज़िंदगी बच्चों में लगा दी और यहाँ तो ये अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। तो वन मस्ट रियलाइज वो उनकी लाइफ है, देयर आर सर्टन एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए कई चीज़ों की, कि ये नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ है। डॉक्टर जैसा कि आप और हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज पे, जब मेनोपॉज हो जाता है तो कई महिलाओं में देखा जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो ये क्या मेनोपॉज से ही रिलेट है या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम एक अलग है और मेनोपॉज की प्रॉब्लम एक अलग है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस होना सिर्फ मेनोपॉज से ही रिलेटेड नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस बाय एंड लार्ज बहुत लोगों को हो रहा है, यंग लड़कियों को भी है, बिकॉज खाना पीना, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन कीपिंग योर बोन्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। और बल्कि एक अभी एक्सेप्टेबल है, बोला जाता है कि बचपन में जो जितना हेल्दी खाएगा और जितना फिजिकली एक्टिव रहेगा, उसकी बोन्स बुढ़ापे तक उसका साथ देंगी। उम्र के साथ क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं कि सारे शरीर ढलने लगता है, आप डाइट पर उतना ध्यान नहीं देते हैं कि आज ये नहीं पच रहा, आज वो नहीं पच रहा है। मैं तो कहती हूँ कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ अपने डाइट का ध्यान रखते हैं ना, जब आप सीनियर सिटीजन हो गए तो अपनी डाइट का भी वैसा ही ध्यान रखिए कि अच्छा खाना है, मेरे को ड्राई फ्रूट भी खाना है, फ्रूट भी खाना है। जो चीज़ें, अगर कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से डायबिटीज़ वगैरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी फॉलो करें। फिज़िकली एक्टिव रहें, टेस्ट करा लें, अगर विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है वो लें, फिजियोथेरेपी करवा लें अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। एक तो हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, हड्डियों का दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है फ्रेमवर्क, जैसे आप मकान बनाती हैं ना, तो उसमें होता है लोहे की छड़, तो एक वो फ्रेमवर्क होता है हड्डी में, और उसके ऊपर प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह सारा डिपॉजिट होता है, जो हम लोग बोलते हैं कंक्रीट वगैरह से जो भरा जाता है, समझ गए। तो धीरे धीरे जो होता है ना, ये कमज़ोर होने लगते हैं, हमारी वो भी छड़ें भी कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा गिर गया, फिसल गया, फ्रैक्चर हो गया। तो इसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए एक ही तरीका, अब मान लीजिए कोई मकान निगलेक्टेड जो आता है, अपने आप ही नहीं सारी चीज़ें वो होने लग जाती हैं। उसी प्रकार हम लोगों को भी फिजिकली एक्टिविटी का कोई वो मुकाबला नहीं है। और आप देखिएगा जो ओल्डर लेडीज़ हैं बोलेंगी कि मेरी ग्रैंड मदर हैं जो 100 साल की हैं, अभी तक बिल्कुल एक्टिव हैं, सब कहते क्या है उनका राज है एक्टिविटी, प्रॉपर लुकिंग आफ्टर दैट डाइट, वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट, कि मेरे को ये खाना, ये नहीं खाना है, बाहर का खाना तो वो बंद ही कर देती हैं बिल्कुल ही। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो हम लोग लाइफस्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इनके लिए तो तुमने सवाल पूछा कि वो क्या कर सकती हैं। फिज़िकल एक्टिविटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सही खान पान, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो जानकारी उनको कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट जो स्पेशली उसके बारे में, मेनोपॉज के बारे में जानकारी रखती हैं, उनके पास ज़रूर जाएं, अपनी स्क्रीनिंग भी कराएं, अपने टेस्ट भी कराएं, अपना प्रॉपर असेसमेंट भी कराएं, और समझें कि लाइफ बहुत पॉजिटिव। और अभी उनकी आधी ज़िंदगी में आती है, अभी तो हम तो बोलेंगे कि इन सालों को तो उनको बोलना चाहिए गोल्डन ईयर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म, चिल्ड्रन आर ग्रोन अप,
दे आर लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। यू आर फाइनेंशियली, आपकी ज़रूरतें उतनी नहीं रह गई, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर ली हैं, है ना। अब आप जिए अपने लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा कि मेरे को तुमने ये मौका दिया कि मैं महिलाओं से और और लोगों से भी रूबरू हो सकूं और उनको कुछ मेनोपॉज के बारे में जानकारी दे पाऊं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोगों की अवेयरनेस कम है। तुमने बहुत अच्छा किया। ये चैनल जो है तुम्हारा फोकस बॉडी क्लॉक, आई थिंक इट विल गो अ लॉन्ग वे कि लोगों को मदद मिलेगी, अवेयरनेस क्रिएट होगी। सो उसके लिए मैं तुमको सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको किसी भी प्रकार की मेनोपॉज से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप प्लीज़ सलाह लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए फोकस बॉडी क्लॉक चैनल देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बासु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज बहुत अहम जानकारी दी हम महिलाओं के लिए, किस तरह से मेनोपॉज का टाइम आता है और ये एक कुदरती है, ये एक प्राकृतिक नियम है, जो आ रहा है वो जाएगा भी। इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।